हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभंकर स्वाई, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आप लोग कभी किसी इंसान को देखे हैं अपने आसपास, अपने फैमिली में, पड़ोस में, कि इंसान का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है, बिहेवियर में बहुत बदलाव आ जाते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है इंसान, या कुछ लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कुछ वजूद नहीं है, कुछ मतलब रियलिटी में सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या क्या होता, बीच में ऐसा भी होता है कि इंसान रो लेता है, कभी-कभार बिना किसी कारण हँस लेता है। तो ऐसे बहुत जो अजीबो-गरीब सिम्पटम्स होते हैं, उनको बोले जाते हैं साइकोटिक सिम्पटम्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एटीपीडी के बारे में। एटीपीडी होता है एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एटीपीडी होता है, इसका रिकवरी कंप्लीट हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कितने दिन तक रहता है, और जो ट्रीटमेंट होता है कैसे किया जाता है, और कितने दिन तक चलता है, और इसका जो प्रोग्नोसिस, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जो एटीपीडी होता है, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, वो एक सडन अनसेट साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। सडन अनसेट का मतलब होता है यूजुअली 1 to 2 वीक्स में बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि मतलब कुछ हम केसेस देखे हैं, एक दिन में इंसान का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। कुछ लोगों का 7 दिन में, कुछ लोगों का 10 दिन में अलग ही इंसान बन जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सडन, अचानक से बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। और उसके बाद जो ट्रांजिएंट जो चीज है, उसे बोला जाता है क्यों? क्योंकि 1 to 3 मंथ्स में कंप्लीट रिकवरी भी हो जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। और फ्यूचर में उसका जो प्रोग्नोसिस होता है अच्छा होता है कंपैरेटिवली स्किज़ोफ्रेनिया में। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो क्रोनिक कंडीशन होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, और ट्रीटमेंट भी उसका लंबा चलता है। तो ये जो एटीपीडी होता है, उसके जो सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या होते हैं सिम्पटम्स? पहला जो सिम्पटम होता है वो होता है डिल्यूज़न, दूसरा होता है हैलुसिनेशंस, और तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो डिल्यूज़न होता है, डिल्यूज़न एक्चुअली में होता है जो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। मेरे जो बाकी वीडियोस है उसमें देख पाएंगे, डिल्यूज़न के बारे में है वीडियो। उसमें इंसान को एक गलतफ़हमी उसके दिमाग में घुस जाता है। जो चीज़ें एक्चुअली में एग्ज़िस्ट नहीं करते, ऐसी चीज़ों को वो विश्वास करने लगता है, बिलीव करने लगता है। जैसे कि उसके अगेंस्ट कोई इंसान कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं, उसे मारने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी उस इंसान को लग रहा है कि मुझे कोई मारने वाला है, मारना चाहता है, या प्लानिंग कर रहा है। अगर इंसान के अगेंस्ट कोई कुछ बातें नहीं कर रहा, फिर भी इंसान को लगेगा कि मेरे अगेंस्ट वो लोग बातें कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट मुझे देख के हँस रहे हैं। ऐसी चीज़ों में इंसान का फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है, उसे बोला जाता है डिल्यूज़न। हैलुसिनेशन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करते, इंसानों के कानों में आवाज़ें आते हैं। बाहर से आवाज़ें आते हैं, इंसान को सुनाई देते हैं वो सब आवाज़ें। जैसे कि उसे हैलुसिनेशन बोला जाता है। कुछ मतलब जो हमारे पास आते हैं उनको ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, जो कि कानों में आवाज़ें आते हैं कि तुझे हम मार डालेंगे, तेरे खाने में ज़हर मिला है, तेरे घरवालों को हम मार डालेंगे, तू ऐसा कर नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अगर तू हमारा बात नहीं मानेगा तो तेरा गाड़ी का एक्सीडेंट कर देंगे। ऐसी जो मतलब थ्रेटनिंग आवाज़ें होते हैं, कमांडिंग वॉइसेस होते हैं, ये सब हैलुसिनेशंस होते हैं। उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और बिहेवियर। इंसान ऐसी बातें करता है जो कि उसके जो पर्सनैलिटी है उससे अलग सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो ठीक से लोगों से बात नहीं कर पाएगा, बीच-बीच में गुस्सा हो जाएगा। खाना आप अगर आप उसे दे रहे हैं तो अच्छे से नहीं खाएगा, खाना ऐसे फेंक देगा। अ, कपड़े मतलब ढंग से पहनना होता है, बिना कपड़ों के भी बाहर इंसान घूमने लगेगा। बाथरूम में आप अच्छे से नहाते हैं, फ्लश करते हैं, बाथरूम को साफ करते हैं। बाथरूम में बिना कपड़े पहने बाथरूम से बाहर निकल आएँगे। तो ऐसे जो मतलब बहुत सारे जो बिहेवियर होते हैं, जो नॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं, उससे अलग हो जाता है। उसे बोला जाता है डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गनाइज्ड थिंकिंग। एटीपीडी का एक सिंगल कॉज़ नहीं होता है। ये बहुत सारे जो मिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, मल्टीफैक्टरल रोल होता है। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं, एटीपीडी जितने भी होते हैं, बहुत टाइम कुछ स्ट्रेस होते हैं, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि सब हर एक इंसान के लाइफ में जो स्ट्रेसफुल इवेंट होता है वो अलग-अलग हो सकता है।
बहुत छोटे भी स्ट्रेस हो सकते हैं जो कि साइकोटिक एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं, या बहुत बड़े-बड़े इवेंट भी साइकोटिक एपिसोड को ट्रिगर कर सकते हैं। हम देखें जैसे कि एक स्कूल का बच्चा था, 10th का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, उसके बाद उसका रिज़ल्ट खराब हो गया, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद उसका साइकोटिक एपिसोड आने लगा, वो दिन भर रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे वो पढ़ना था, मतलब रिज़ल्ट जिस दिन निकला है उस दिन किताब खोल के दिन भर पढ़ रहा है, रात भर सो नहीं रहा है, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। हम ऐसे भी देखे हैं केसेस कि कुछ एक स्पोर्ट्स इवेंट में एक लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद उसका एक साइकोटिक एपिसोड आ गया। जब थोड़ा एज बढ़ने जाता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत सारे साइकोटिक एपिसोड्स, साइकोटिक सिम्पटम्स ट्रिगरिंग इवेंट बन जाते हैं। जैसे कि एक मतलब केस था जिसमें पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, रास्ते रास्ते को लेके, ड्रेनेज को लेके। उसके बाद उस इंसान का साइकोटिक एपिसोड इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब कोई इंसान कुछ लैंड खरीदा हुआ है, उसकी ज़मीन, उसको उसकी जो ज़मीन है उसको कोई अख्तियार कर रहा है, उसकी वजह से उसका साइकोटिक एपिसोड आ गया। किसी के डेथ के बाद भी, अगर फैमिली में किसी के इम्पोर्टेंट इंसान के डेथ के बाद भी साइकोटिक एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। और एक्सीडेंट हो गया, वायलेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो कि एक साइकोटिक एपिसोड को ट्रिगर कर सकते हैं, और इन्हीं सबको एटीपीडी बोला जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर फैमिली में किसी का ऐसे सिम्टम्स है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है या किसी भी साइकियाट्रिक कंडीशन है फैमिली में, तो इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। उसके बाद आता है जो पेशेंट्स आते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमें पूछते हैं कि सर इसका तो सीटी स्कैन भी हम करा लिए हैं, सीटी स्कैन में तो सब नॉर्मल है। बहुत लोग एमआरआई करके भी हमारे पास आते हैं, या हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि एमआरआई जो दिमाग का है, ब्रेन का एमआरआई करा लीजिए, कुछ मिल जाए। तो बहुत टाइम होता है कि एमआरआई या सीटी स्कैन में रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, कुछ फाइंडिंग्स नहीं आते। तो फिर घर वाले पूछते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है, तो मतलब ऐसे सिम्पटम्स क्यों आ रहे हैं? इम्पोर्टेंट बात ये है, जो ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन, उसका इम्बैलेंस होने से ये सब सिम्पटम्स आते हैं। और जो आजकल के जो एमआरआई हैं, हमारे ब्रेन में ये सब जो केमिकल्स हैं, ये सब डिटेक्ट नहीं होते, ये अलग टेस्ट से पता चलता है, जो कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में ऐसे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है अभी तक के साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। जो मेन 3 जो न्यूरोकेमिकल बेसिस होता है जो साइकोटिक सिम्पटम्स में, वो पहला होता है डोपामिन हाइपर एक्टिविटी हाइपोथेसिस, जिसमें क्या होता है, मेसोलिम्बिक जो पाथवे है उसमें डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तभी डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद आता है सेरोटोनिन डिसरेगुलेशन। सेरोटोनिन जो रिसेप्टर होते हैं उसके डिसरेगुलेशन में साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा होता है एचपीए एक्सिस हाइपर एक्टिविटी। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, कोर्टिसोल की मात्रा शरीर में, ब्रेन में, बॉडी में बढ़ जाता है, और उससे भी ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर किसी का हम एटीपीडी जब डायग्नोसिस करते हैं, यूजुअली जो पेशेंट हैं और जो उनके अटेंडेंट हैं बहुत परेशान हुए रहते हैं। पेशेंट तो डर रहे हैं कि उनको कोई मार देगा या उनके अगेंस्ट कोई बातें कर रहा है, ऐसे उनको एक डर है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। अगर वो रात भर नहीं सो पा रहे हैं, तो जो घर वाले हैं, अटेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी रात भर नहीं सोते, तो हर कोई परेशान रहता है। तो उस केसेस में जब भी आते हैं, तो इनिशियल जो असेसमेंट होता है, जो कि अगर रिक्वायर कुछ ब्लड टेस्ट है, तो उसको किए जाते हैं। अगर लग रहा है कि मे बी ब्रेन ट्यूमर के कुछ साइंस दिख रहे हैं, या कुछ इन्फेक्शन के अगर साइन दिख रहे हैं, एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस कुछ है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये सब रूल आउट होने के बाद हम एटीपीडी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें प्रोसीड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिविरिटी ऑफ सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा है, घर में मैनेज करना मुश्किल है, इंसान घर में नहीं रहा है, इधर-उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, घर वालों को मारपीट कर रहा है, तो उस केसेस में हॉस्पिटलाइज़ेशन भी ज़रूरी हो सकता है। कुछ दिन एडमिट करेंगे, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन की मतलब रिक्वायरमेंट अगर नहीं फ़ील हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन्स दिए जाते हैं। जो मेडिसिन्स होते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो ब्रेन में डोपामिन है या सेरोटोनिन है और जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनको बैलेंस में लाता है, उनको कंट्रोल में लाता है। तो धीरे-धीरे जो डिल्यूजन्स है, हैलुसिनेशंस है, वो सिम्पटम कम हो जाएँगे। बहुत सारे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, पर जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस इंसान को कौन-सा साइकोटिक मेडिसिन दिया जाए। जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि ओlanzapine है, रिस्पेरिडोन है, एमिसल्प्राइड है,
अरिपिप्राज़ोल है, और अगर इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है तो हैलोपेरिडोल है, जैसे कि पुराने एंटीसाइकोटिक्स, उनमें उसको भी दिया जा सकता है। पेशेंट को बोला जाता है कि आप फ़ॉलो अप करेंगे 20 डेज़ में या 30 डेज़ में, उसके बाद सिम्पटम्स को फिर से असेस किया जाता है कि सिम्पटम्स कितना कम हुआ है, 100% कम हुआ है, 50% कम हुआ है, कितना फुल रेमिशन हुआ है, पार्शियल रेमिशन हुआ है। अगर नींद का प्रॉब्लम है तो कुछ नींद की गोली कुछ दिन के लिए दी जा सकती है, वो सेफ रहता है। तो सिम्पटम्स धीरे-धीरे रिलीफ होते हैं। यूजुअली 15 टू 20 डेज़ में मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद सिम्पटम्स ज़्यादातर पेशेंट में कम हो जाते हैं। पर कुछ केसेस में डोज़ बढ़ाने की भी ज़रूरत हो सकती है अगले विज़िट में। आइडियली क्या बोला जाता है, अगर पहली बार ऐसा कुछ साइकोटिक एपिसोड आया है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि एटलीस्ट 1 टू 2 इयर्स आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए। आप कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन में दवाई बंद मत कर देना। बहुत टाइम ये होता है कि लोग गलती कर देते हैं कि 1 महीने में तो क्लियर हो गया है, बीमारी क्लियर हो गया है, अभी बंद कर देते हैं दवाई। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। तो आइडियली 1 टू 2 इयर्स मेडिसिन कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। जिनको भी एटीपीडी होता है, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, लगभग 70% केसेस में कंप्लीट रिकवरी हो जाता है। उनको फ्यूचर में दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है और कभी फ्यूचर में ऐसा एपिसोड नहीं आता है। और जो कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि 20% केसेस में फिर से एक ऐसा एपिसोड आने के चांसेस रहते हैं। और जो कुछ केसेस होते हैं जो कि 10 टू 15% होते हैं, उनमें वो जो बीमारी होता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में बदलने के रूप लेने में थोड़ा रिस्क रहता है। आप अपने डॉक्टर का सलाह ज़रूर लें कि कब आप दवाई आपको डिसकंटिन्यू करना है या डोज़ रिडक्शन करना है। अगर किसी का एटीपीडी डायग्नोसिस हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो ट्रीटमेंट तो ज़रूर कंटिन्यू रखें। उसके लिए कुछ और जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, उनको भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करेंगे। आप जिन चीज़ों में आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं कि मतलब आप काम छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, ऐसी बात भी नहीं है। प्रॉपर्ली स्ट्रेस मैनेज करके लाइफ़ को लीड करें। उसके बाद जो एक्सरसाइज़ है आपको हेल्प करेंगे, योगा है, मेडिटेशन है, आपको हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में आप जानें कि एटीपीडी क्या है? इसे फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस भी बोला जाता है। बहुत डॉक्टर इसे, बहुत साइकियाट्रिस्ट इसे ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस भी बोलते हैं। ऐसे बहुत नामों से जाना जाता है। साइकोटिक एपिसोड भी बोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इसका रिकवरी कंप्लीट हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट कराएं। फ्यूचर में जो स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं, रिस्क रिलेटिवली कम होता है। अपने जो मेंटल हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखिए। अगर बार-बार रिलैप्स हो रहा है अगर, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि लंबे समय तक मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, तो मेडिसिन लंबे समय तक कंटिन्यू रखना भी ज़रूरी है। तो मैं जो सिम्पटम्स के बारे में आप लोगों को बोला कि जो डिल्यूजन्स होते हैं, हैलुसिनेशंस होते हैं, जो बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं, अगर ऐसे लक्षण आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी में भी देख रहे हैं, तो तुरंत उनको सलाह दीजिए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएँ। थैंक यू।